अब बच्चों इसमें देखो, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन चलो कर ही लेना, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, अगले चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए आप नया चैप्टर शुरू करते हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, आप देखिए आप इसमें डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब इसमें सब रोटेशन सर्कुलर वाली ये वाली सब कहानी चलेगी। अभी तक तो हमने स्ट्रेट लाइन को पढ़ा था इसमें सब में, ठीक है नहीं, यानी स्ट्रेट लाइन पाथ पर इस तरह से मूव कर रहे थे। फिर हमने सर्कुलर मोशन भी एक पढ़ा था चैप्टर। फिर इसमें अब देखिए आप इसमें रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी हम इसमें पढ़ते हैं। तो देखो रिजिड बॉडी क्या होती है कि ऐसी बॉडी जिसमें आप देख रहे हैं जिसके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो जैसे देखिए आप हम क्या रिजिड बॉडी हैं, हम रिजिड बॉडी नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे अभी मान लो हाथ यहाँ पे है, फिर ऐसे कर दिए तो आपने देखा कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसी बॉडी जिसके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होती है तो उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। जैसे ये पेन ले लो, तो पेन पे आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, इनके बीच की डिस्टेंस कभी चाहे ये घूमे चाहे कुछ भी करें, चाहे स्ट्रेट लाइन जाए कैसे भी जाए, आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, रिजिड बॉडी होगी। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो उसके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है नहीं। बॉडी whose distance between two points, distance between 2 points does not change is called rigid body, ठीक है नहीं, रिजिड बॉडी। अब हम इसमें रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में हम सब कुछ पढ़ेंगे, यहाँ डायनेमिक्स इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। रिजिड बॉडी, तो अगर ऐसी बॉडी जिसके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। जैसे हमने पेन का आपको एग्जांपल दिया, बहुत सारे इसी तरह से एग्जांपल हो सकते हैं। ये बोर्ड है, बोर्ड में आप देख रहे हो कहीं भी चाहे इसको घुमा दो चाहे कुछ भी कर दो, आप देख रहे हैं इसके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया कि ये मान लो हमने आपसे कह दिया, ये आपने कोई रॉड ले ली, सिलेंडर आपने जो भी ले लिया, अब मान लो इसके दो पॉइंट आपने इस तरह से दिखा दिए ए और बी, तो चाहे तो मैं इसको ऐसे मूव करवाऊं, चाहे मैं इसको क्या करूं, इस बॉडी को मान लो ए और बी दो आपने पॉइंट ले लिए, इनको मैं ऐसे घुमा दूं, आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है नहीं। और रिजिड बॉडी के केस में आप देखेंगे एक चीज और होती है कि जैसे आप देखें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। दूसरा आप देखेंगे अगर मान लो बॉडी रोटेट कर रही है तो हर पॉइंट के अबाउट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। यानी एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा सेम होती है। हमने आपको देखो सर्कुलर मोशन में भी थोड़ा सा पढ़ाया था आपको, उसमें भी हमने आपको देखो बताया था इस तरह से, जैसे एक रॉड आपके पास थी, इसमें चलो ये लिख लेते हैं पॉइंट, आप इसको थोड़ा ध्यान देना इसमें, ठीक है। रिजिड बॉडी केस में दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती है। दूसरा आप देखेंगे इसमें इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, द एंगुलर वेलोसिटी, मान लो ये घूम रही है, अगर मान लो रोटेट अगर कर रही है, तो इन केस ऑफ रिजिड बॉडी द एंगुलर वेलोसिटी
of 1 point with respect to other point in case of rigid body, the angular velocity of one point with respect to another point remains सेम, यानी सेम एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर निकालो तो ये हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। देखो हमने आपको थोड़ा समझाया भी था आपको, जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया कि ये रॉड ले लो आप, और इस रॉड को हमने आपसे कह दिया कि इस पॉइंट के अबाउट हमने घुमा दिया, सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा पढ़ाया था हमने, ठीक है, इस तरह से हमने घुमा दिया। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे अगर मैं जैसे ये देखो आप, जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट मैंने बी ले लिया, ये पॉइंट ए ले लिया, ठीक है नहीं। तो अगर मान लो हम इसमें क्या करते हैं कि बी की एंगुलर वेलोसिटी आप किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालो, बी की मान लो ये सेंट्रल पॉइंट आपने ले लिया, ठीक है नहीं, तो बी की एंगुलर वेलोसिटी आप सी के रिस्पेक्ट में निकालो, और चाहे बी की एंगुलर वेलोसिटी का क्या करो आप ए के रिस्पेक्ट में निकालो, हमेशा सेम आएगी। मान लो ये L/2 डिस्टेंस ले ली, ये आपने L/2 ले ली। अब देखो अगर ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी अगर लिखता हूं तो बी ए इक्वल टू आपके पास क्या होगा, आर ओमेगा, तो L/2 इंटू ओमेगा हम इसको लिख सकते हैं। इस पॉइंट की अगर मैं स्पीड लिखूं बी पॉइंट की, तो ये किसके आ जाएगा, यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई L, और ये ओमेगा, क्योंकि ओमेगा तो सेम रहता है, ठीक है नहीं। अब ये देखो, अब हमने क्या किया कि अगर मैं सी के रिस्पेक्ट में आपने बी की एंगुलर वेलोसिटी निकाली तो ये आ गई, ठीक है नहीं। अब देखिए आप इसमें, हाँ, अब अगर मान लो बी की एंगुलर वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में निकालो, ओमेगा, ओमेगा हम क्या करते हैं कि बी की ए के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट के रिस्पेक्ट। आप देख रहे हैं कि देखो ओमेगा आप देखेंगे सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, आप देख रहे हैं कि ओमेगा आपके पास दे रखा है। अब चाहे किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप इसमें निकालो, ठीक है नहीं, एवरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा क्या रहेगा, आपको ओमेगा ही रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको इसका ओमेगा लेते हैं तब भी आप देख रहे हैं ओमेगा की वैल्यू आपके पास यही रहनी है। अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो आप इसमें, जैसे आप देखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिख सकते हो, ये हमने आपको सब पढ़ाया था, अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, L/2 आ गई, ठीक है। बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं लिखता हूँ तो बी की वेलोसिटी आप देख रहे हैं कितनी आ जाएगी, बी ये क्या सी के रिस्पेक्ट में हमने निकाली थी, बी ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ये हमें पता है, माइनस आपके पास बी विद रिस्पेक्ट टू सी, और बी विद रिस्पेक्ट टू आपके पास किसके, ए विद रिस्पेक्ट टू सी, अपॉन आपके पास किसके L/2 क्या आ जाएगा। बी विद रिस्पेक्ट टू सी कितना है, ये आपके पास ओमेगा एल, माइनस आपके पास आ जाएगा ओमेगा एल, और बी विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू सी कितना है, L/2 ओमेगा, अपॉन आपके पास किसके आ जाएगा L/2 के, इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, ओमेगा एल में से ओमेगा L/2 सब्ट्रैक्ट करो तो ओमेगा L/2 आ जाएगा, अपॉन आपके पास L/2 कैंसिल हो गया, देखो ओमेगा ही आएगा। तो आपने ओमेगा बी का ए के रिस्पेक्ट में निकाला तब भी ओमेगा आया, बी का सी के रिस्पेक्ट में निकालो तब भी ओमेगा ही आएगा। यानी अगर कोई रिजिड बॉडी है और वो अगर मान लो रोटेट कर रही है, हमने एक क्वेश्चन आपको वहां समझाया भी थे, तो अगर रोटेट कर, क्योंकि यहाँ सब कुछ खेल क्या होगा, रोटेशन का ही होगा, तो अगर बॉडी क्या है रोटेट कर रही है तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी सेम रहता है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यानी एंगुलर वेलोसिटी आप निकालो तो हमेशा क्या रहेगी, हमेशा आपके पास क्या है, सेम रहेगी। चाहे आप देखो बी पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में दिखाओ तब भी ओमेगा होगी, बी की एंगुलर वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में निकालो तब भी ओमेगा होगी, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालो तो ये ऑलवेज क्या रहती है, सेम रहती है। ये हमने आपको क्वेश्चन में समझाया भी था सर्कुलर मोशन में, याद करो, ठीक है नहीं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो कोई बॉडी है, उसके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर कभी भी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब उसको हम रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है नहीं। और अगर डिस्टेंस चेंज हो रही तो इसका मतलब रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो हम कोई स्ट्रिंग ले लें,
कोई धागा ले लेते हैं इस तरह से स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग तो आप देख रहे हैं कि देखो अभी मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ऐसा सीधा कर दिया। अब मैं मोड़ करके इसको धागे को यहाँ ये स्ट्रिंग या धागा जो भी आप इसमें दिखाना चाहते हो, अगर मैं स्ट्रिंग को मोड़ करके क्या करूंगा, ये है, मैं इसको घुमा करके ऐसे भी ला सकता हूं, तो इसका मतलब ये रिजिड बॉडी थोड़ी नहीं हुई, ठीक है नहीं। इसका मतलब कि स्ट्रिंग रिजिड बॉडी नहीं, रॉड हमारी रिजिड बॉडी है, पैर रिजिड बॉडी है। आप देख रहे हैं मैं रिजिड बॉडी नहीं हूं। अगर मैं ऐसे हाथ कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये है, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी, 0 हो गई, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब रिजिड बॉडी से यहां ये मतलब होगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखिए आप इसमें, अब एक्चुअली में क्या था कि ये रिजिड बॉडी है, थोड़ा सा ध्यान रखना रिजिड बॉडी का मतलब क्या है। अब जैसे मान लो हम पीछे पढ़ते आए थे, जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, अब अगर मान लो हमें क्या करना है कि इसको चलाना है, इसको अभी रेस्ट में मूव करवाना है, तो जितना आप देख रहे हैं कि भारी ब्लॉक होगा, जितना हैवी ब्लॉक होगा, उतना ही क्या होगा, आपको इसको मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी मूव करवाने में उतनी आपको दिक्कत होगी। जितना हल्का ब्लॉक होगा, जिसका मास जितना कम होगा, उतना ही मूव करवाने में आपको ज्यादा आसानी होगी। और आप देख रहे हैं जितना ही भारी ब्लॉक होगा, उतना ही मूव करवाने में आपको क्या होगा, ज्यादा दिक्कत होगी। अब ये क्या होता है कि लीनियर मोशन में क्या होता है कि ये काम किसका होता है, मास का। मास जितना ज्यादा, इसका मतलब उतनी ही उसको उसकी पोजीशन चेंज करने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। मास जितना कम होगा, उतनी पोजीशन चेंज करने में क्या होगा, उतनी आपको आसानी होगी। इसी तरह से बिल्कुल सेम क्या होता है कि यहाँ पर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ रोटेशन मोशन की सारी कहानी आएगी। अब बॉडी क्या है कि अगर मान लो कहीं घूम रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो जो काम लीनियर मोशन में क्या होता है कि मास करता है, ठीक है नहीं, वही काम रोटेशन मोशन में क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, ठीक है ना। रोटेशन मोशन में बिल्कुल सेम रोल प्ले करता है। जैसे आप देखेंगे जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, उतना ही उसका क्या होगा कि रोटेट करवाने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा, उतना ही उसको मूव करवाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। और जिस बॉडी का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मास से मतलब नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मतलब है, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, रोटेट करवाने में दिक्कत होगी। या आप देख रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, तो उतना ही क्या होगा, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, उसको रोकने में दिक्कत होगी। यानी इसका मतलब क्या है कि रोटेशन के केस में यानी उसकी एक टाइप से क्या करें, यानी पोजीशन चेंज, यानी मोशन से रोटेशन, सॉरी रेस्ट से मोशन में लेकर के आते हैं, रोटेशन में लेकर के आते हैं, या रोटेशन से क्या करते हैं, रेस्ट में लेकर के आते हैं। तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उतना ही क्या होगा, आपको इसकी ये इस तरह से चेंज करने में दिक्कत होगी। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से लीनियर मोशन में क्या होता है कि मास रोल प्ले करता है, जितना मास ज्यादा, उतना ही क्या होगा, उसके मोशन में क्या होगी, यानी उसको रेस्ट से मूव करवाने में दिक्कत होगी। और आप देख रहे हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जितना मास उसका ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, उसको मोशन से रेस्ट में लाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। बिल्कुल सेम रोल क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशन मोशन होता है, इसमें सब कुछ रोटेशन का ही आएगा। थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है नहीं, मुश्किल चैप्टर है थोड़ा, लेकिन इस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी तक तो हम सारा लीनियर का कहानी पढ़ रहे थे, सर्कुलर हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था वहां पे, अब हम इसकी रोटेशन की कहानी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मेन हमारा सबसे पहला पर्पज क्या होगा कि आपको यहाँ पर क्या देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि तभी हम क्या करेंगे, आप रोटेशन मोशन पूरा चैप्टर आगे पढ़ पाएंगे, तभी रोटेशन की कहानी हम इसमें सीख पाएंगे। तो देखिए आप इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले पार्टिकल का निकालेंगे, फिर हम ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का देखेंगे, और फिर उसके बाद बॉडी का देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखिए आप इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आ जाते हैं। ये केवल रोटेशन मोशन में काम करता है, इसलिए हम इसको देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल about a point or axis, about a point or axis is defined as the product of mass of particle
मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, जिसके बाद बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेशन पॉइंट है रोटेशन एक्सिस, रोटेशन पॉइंट और रोटेशन एक्सिस। पॉइंट में तो परपेंडिकुलर कुछ नहीं देखना, उसमें सारी परपेंडिकुलर ही होते हैं, लेकिन रोटेशन एक्सिस पे आपको ध्यान देना है, पॉइंट और रोटेशन एक्सिस। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस is defined as the product of mass of the particle and square of perpendicular distance from rotation point और rotation axis। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया ये कोई हमने एक्सिस इस तरह से दिखा दी, ये हमने एक्सिस ले ली और इस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल क्या है, घूम रहा है चारों तरफ इसके, ठीक है नहीं, इसका मास m है और इसकी रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ये है, ये आपने आर ले ली। अब ये पार्टिकल क्या है, इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे घुमा दिया। अब ये घूम रहा है तो उस कंडीशन में आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एक्सिस क्या हो जाएगा, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, तो आई इक्वल टू आपका साइन आर स्क्वायर की होता है, ठीक है नहीं, ये इस तरह से निकालते हैं। और इसकी यूनिट जो होगी आप देखेंगे, इसकी यूनिट जो होती है वो आपके पास क्या होगी, किलोग्राम, मास की किलोग्राम इंटू आपके पास मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ जाएगी। और आप देखेंगे ये क्या होती है कि वैसे तो इसको हम टेंसर क्वांटिटी मानते हैं, लेकिन हम इसको स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसको आप टेंसर भी कह सकते हो। वैसे हम ज़्यादातर क्या करेंगे, तुम्हारी किताबों से हमें स्केलर ही दे रखा होगा, वैसे टेंसर की तरह भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, वैसे तो स्केलर ही हम लेकर ही चलेंगे अभी, ठीक है नहीं, और लेकिन अगर आपको टेंसर और स्केलर में से ऑप्शन दे रखा है तो आप टेंसर इसमें दिखाएंगे, ठीक है नहीं, इसको टेंसर करके। हमने आपको वेक्टर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई थी, प्योर रेशियो, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी, और वहां मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका एक एग्जांपल लिखवाया था टेंसर क्वांटिटी का, ठीक है, तो हम इसको टेंसर की तरह बेसिकली, लेकिन टेंसर जनरली इतना लेके नहीं चलते, तो स्केलर क्वांटिटी की तरह हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि मास भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस भी यहाँ से क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा, मास पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, रोटेशन एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वो आपके पास ये इस तरह से होगा, इसमें समझ में आया। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट पर डिपेंड करेगा, एक तो मास कितना पार्टिकल के इस बात पर डिपेंड करेगा, उसकी रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस कितनी इस बात पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस जितनी कम होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम हो जाएगा, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। रोटेशन एक्सिस पे भी डिपेंड करता है, किस रोटेशन एक्सिस के आप अबाउट निकाल रहे हो इस बात पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा ये, ठीक है नहीं, तो ये इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। अब देखिए आप इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। पहले हमने एक पार्टिकल का देखा, पार्टिकल की डेफिनेशन एक टाइप से आती है, अगर डेफिनेशन लिखने में आती है तो इस तरह दिखा सकते हो, फिर हम ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का देखेंगे, फिर हम बॉडीज का पढ़ेंगे, ठीक है नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, तो बहुत से पार्टिकल्स का ग्रुप दे रखा है, उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। मान लो हमने आपसे कह दिया ये आपके पास एक्सिस दे रखी है, ठीक है, ये एक्सिस है। अब ये पार्टिकल हमने कह दिया कि ये इसका मास m1 है, ये आपने ले लिया इसका मास m2 है, ये आपने इस तरह दिखा दिया m3 है, और ये बहुत सारे पार्टिकल आपको दे रखे हैं mn है, और ये मान लो पार्टिकल क्या है, इसके चारों तरफ इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे, देखो ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से रोटेशन एक्सिस मान लो ये इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है,
इसकी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 एंड सो ऑन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रहा है। ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स एन दे रखे हैं और ये सारे पार्टिकल जो है वो इस एक्सिस के अबाउट क्या इस तरह से घूम रहे हैं, ठीक है नहीं। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड करना है। तो उस कंडीशन आप देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया moment of inertia of system of particles is equal to, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, is equal to the algebraic sum equal to the algebraic sum of moment of inertia, algebraic sum of moment of inertia of individual हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो ये आप देखेंगे सभी पार्टिकल्स का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उनका सबका एल्जेब्रिक सम तो उसका सबका एल्जेब्रिक सम कर दो आप। तो i इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, सबका निकाल दो, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस एंड सो ऑन। सबका एल्जेब्रिकली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की तरह इसको ट्यूब कर रहे हैं। i1 का कितना हो जाएगा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, मास कितना है m1 है, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और प्लस आपके पास mn rn स्क्वायर। आप इस तरह से करके दिखा सकते हैं। तो अगर मान लो हमें क्या करना है कि इस तरह से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिकली इसको सीधा ऐड कर देते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। यानी सभी पार्टिकल्स का आप अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और सबका आप क्या करो उस एक्सिस के अबाउट, इंडिविजुअल पार्टिकल्स अबाउट, जो भी जिस एक्सिस के अबाउट निकालो, अबाउट गिवन एक्सिस, ये लिखिए अबाउट गिवन एक्सिस, ठीक है। तो जो भी एक्सिस गिवन हो उसके अबाउट आप क्या करो निकालो, और ये इस तरह से आपको पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा। क्लियर। तो पहले हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब तक आपको निकालना नहीं आएगा तब तक आप रोटेशन मोशन आगे इसमें नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि सब कुछ कहानी क्या है इसमें, रोटेशन की ये घूमने वाली कहानी है इसमें। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब घूमने में क्या है कि जैसे जो लीनियर मोशन में मास का काम होता है, बिल्कुल सेम रोल क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रोटेशन मोशन में प्ले करता है, ठीक है नहीं। तो बिल्कुल मास की तरह है। तो आप देखेंगे इसको पहले तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं कि कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इसमें। जैसे ये देखिए आप, ये क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। और देखिए आप इसमें एक पार्टिकल आपके पास यहाँ पर है, इसका मास m है, एक पार्टिकल ये है, क्वेश्चंस देख रहे हैं हम, ठीक है। इसका मास m है, ये पार्टिकल से इसका मास m है, ठीक है। और इनकी सबकी डिस्टेंस आपको कितनी ये दे रखी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एक्सिस है यहाँ से पास हो रही है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पॉइंट हमने A ले लिया, इसको हमने B कह दिया, इसको C कह दिया। क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ three particles about
about an axis passing through point A and perpendicular to the plane of triangle, ये आपके पास ट्रायंगल का प्लेन दे रखा है, इसके परपेंडिकुलर यानी ये तीन पार्टिकल दे रखे हैं, इसके परपेंडिकुलर यानी इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें फाइंड करना है। समझ में आया? चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब जब देखो सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास एक टाइप से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, इसका मास m है, एक पार्टिकल यहाँ है, इसका मास m है, एक पार्टिकल ये है, इसका मास m है। हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो आपको पता है कि देखो हमें पता है कि अगर सभी पार्टिकल का हम अलग अलग निकाल लेंगे, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का कैसे निकालते हैं, हर पार्टिकल का अलग अलग निकालो, उसका क्या करो, सम कर दो आप। तो आप देखेंगे देखो एक तो हमें जिस पार्टिकल का निकालना है जिस एक्सिस के अबाउट, तो उस एक्सिस से उसकी एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और आप देख रहे हो उस पार्टिकल का मास पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे इस वाले पार्टिकल का जो ए पे रखा हुआ है, ये ए पॉइंट हमने ले लिया, ये बी ले लिया, इसको सी ले लिया, तो हमें इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। और एक्सिस हमारी कैसी है, ये इस तरह की है, यानी जिस प्लेन में, यानी बोर्ड के प्लेन में तो ट्रायंगल है, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन के अबाउट हमें निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट। तो आप देख रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट आप निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये तो हमारा जो एक्सिस है वो क्या है, इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर हो गई। तो आप चाहे ये डिस्टेंस ले लो, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये दिखाओ, ये सब क्या होंगी, यानी परपेंडिकुलर तो होंगे। जैसे मान लो ये है, हमने ये ऐसे दिखा दिया, ये दिखाओ, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर, ये कोई सा भी आप दिखा दो, यानी बोर्ड के प्लेन में जितनी लाइन ड्रॉ करोगे सब क्या होंगी, इस वाली एक्सिस से क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इसका मतलब इसकी भी परपेंडिकुलर इस वाले पार्टिकल की ये हो गई, और इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, एक इक्वल हो गई। तो देखो सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलते हैं, इसका लिखते हैं यानी I1 + I2 + I3 करके इस तरह दिखा देते हैं। इस वाले पार्टिकल का मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, तो रोटेशन एक्सिस तो यहीं से पास हो रही है, तो इसकी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 0 है, प्लस इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, ये है ma², इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ma²। इसका मतलब क्या है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 2ma² आ गया। तो आई आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस तरह से निकाल लिया सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स का, ठीक है। अच्छा और देखो इसमें क्वेश्चंस, अब देखिए आप अभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अब की हमें क्या करना है कि इस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है, लेकिन ये एक्सिस जो है वो क्या है, इसके प्लेन के पैरेलल ही है। जिस प्लेन में आपके पास ये इस एक्सिस के अबाउट आपको फाइंड करना है, मान लो जो भी एक्सिस आपने इस तरह से ले ली पी क्यू, तो आप देखेंगे फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड about an axis passing through point A and parallel to the plane of triangle के प्लेन के पैरेलल एक्सिस के अबाउट आपको फाइंड करना है। आपकी एक्सिस आपके पास ये दे रखी है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो वही करना हमें, क्या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, सभी पार्टिकल का अलग अलग निकालो और सबका क्या करो आप एल्जेब्रिकली उनको ऐड कर दो, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का पता लग जाएगा ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का। तो देखिए आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो ये आपके पास ट्रायंगल है, एक पार्टिकल ये इसका मास m, दूसरा पार्टिकल ये इसका मास m, तीसरा पार्टिकल ये इसका मास m है, और हमें क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट आपको फाइंड करना है, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है कि इस एक्सिस यानी ये पी क्यू एक्सिस ले ली, इसके अबाउट निकालना है। तो हमें सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो मास ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का मास पता होना चाहिए, और रोटेशन एक्सिस जिसके अबाउट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं, उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं, देखो ये हमने लाइन ऐसे दिखाई है, तो ए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई इस वाले की, इसकी डिस्टेंस कितनी है 0,
हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो आप देख रहे हैं कि इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये परपेंडिकुलर। तो ये अगर हम निकालें तो आप देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a/2, ये a/2, ये भी a/2, ये a/2 हो गई, तो ये भी आपके पास a/2 हो गई। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी पार्टिकल का निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट, मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसके, ठीक है नहीं। तो I इक्वल टू आपके पास किसका है, इस वाले पार्टिकल का लिखो m इंटू 0, इसकी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 1 इक्वल हो गई, तो m इंटू a स्क्वायर, इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो m इंटू आपके पास a/2 का होल स्क्वायर आ गया, दैट इज I इक्वल टू क्या होगा, m स्क्वायर प्लस आपके पास 1/4 m स्क्वायर, यानी आंसर आपके पास आ जाएगा 5/4 m स्क्वायर। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रोटेशन एक्सिस पर डिपेंड करता है, किस रोटेशन एक्सिस के अबाउट आप इसमें निकाल रहे हो उस बात पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आपने देखा कि इस एक्सिस के अबाउट अलग आया था, इसके अबाउट अलग आएगा, और किसी एक्सिस के अबाउट निकालो सबके अबाउट क्या होगा, अलग अलग आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि रोटेशन एक्सिस पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास पे डिपेंड करता है, रोटेशन एक्सिस डिस्टेंस कितनी इस बात पे डिपेंड करता है, रोटेशन एक्सिस कौन सी है उसके अबाउट, जिसके अबाउट निकालना है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे और देखिए आप इसमें, अब जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो इसमें बहुत सारे, अब किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल लो, ये एक्सिस दिखा दें इसके अबाउट निकाल लो, किसी के अबाउट जिसके अबाउट निकालना है सबके अबाउट आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है नहीं। बस हमें क्या करना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी। चलो अच्छा एक छोटा सा और क्वेश्चन अगर देख लेते हैं। वैसे तो ये आपके पास पार्टिकल ये है ट्रायंगल का, चलो एक और देख लेते हैं, ये और ये। अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये PQ दे रखा है, इसके अबाउट आपको फाइंड करना है, ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, इनके सबके मास m दे रखे हैं, इसके m दे रखा है, इसका m दे रखा है, ठीक है नहीं। तो आप देखेंगे अब आपको क्या करना है, इन सभी पार्टिकल्स का इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। चलो अपने आप सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ के अबाउट आपको निकालना है। तो ये सब लोग ट्राई करके देख लेना, ठीक है। चलो और देखो आप इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप इसमें, जैसे मान लो ये है, ये स्क्वायर ले लिया आपने, ठीक है। एक पार्टिकल ये है, एक ये है, अभी हम खाली पार्टिकल्स का निकालना है, ठीक है, ठीक है। ये साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए। क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायगोनल, डायगोनल के अबाउट आपको फाइंड करना है इसमें, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मेन हमारा पर्पस क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल और रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्क्वायर दे रखा है तो इसका क्या है, चाहे कोई सा भी डायगोनल लो सबके अबाउट सेम ही आएगा निकल करके। अब जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, एक आपके पास ये है, एक ये है, एक ये है। अब हमें मान लो इस एक्सिस पे ये डायगोनल है, इसके अबाउट आपको फाइंड करना है, यानी ये डायगोनल ले लिया, चलो हम ऐसे लिख देते हैं, इस वाले डायगोनल के अबाउट आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये मान लो P की कोई एक्सिस दिखा दी, इसके अबाउट निकालना है। तो अब आप देख रहे हैं, देखो इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रोटेशन 0 हो गई, इसकी भी 0 हो गई, इनकी निकालनी है। तो आपको पता है कि अगर स्क्वायर होता है तो डायगोनल भी क्या होते हैं कि इनके परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये क्या होंगे, इस पर परपेंडिकुलर तो आएंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे सारे। तो आप ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो ये डिस्टेंस ए है, ये ए है, तो ये कितनी हो गई, a√2, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो ये a√2 हो गई। और आपको पता है कि डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये पास आ जाएगा a√2/2 ये वाली डिस्टेंस, और ये भी कितनी a√2/2 यानी हाफ हो गई। तो इस वाले पार्टिकल की रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई, a√2/2 यानी दैट इज करेंगे मतलब a/√2 हो जाएगी, और इसकी भी डिस्टेंस कितनी आ गई, a/√2 की आ गई। समझ में आया। तो अब ये देखिए आप इसमें
हाँ, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का लिखते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आई नेट। तो आप देखना है इस वाले पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी, 0। इस वाले पार्टिकल की भी डिस्टेंस रोटेशन एक्सिस से कितनी, 0, ठीक है, m इंटू 0। इस वाले पार्टिकल की डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी m इंटू आपके पास a/√2 का होल स्क्वायर और प्लस आपके पास आ जाएगा m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। दैट इज आपके पास आई सिस्टम, आपके पास ये निकल करके आ जाएगा आई सिस्टम का, ये 0, ये आपके पास आ जाएगा हाफ ma² और प्लस आपके पास ये भी कितना आ गया, हाफ ma²। दैट इज आपके पास ma² के इक्वल आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो और देखो आप, सिंपल क्वेश्चन था ये। अब जैसे देखिए आप इसमें, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूं आपसे इसमें, एक पार्टिकल ये, एक ये और एक ये। अब हमने ये एक्सिस ऐसे दिखा दिया, ठीक है, ये एक्सिस ले लिया आपने, एक पार्टिकल ये, इसका मास m, इसका मास m, और ये डिस्टेंस ये है, ये भी डिस्टेंस ये है, ये भी ये है। अब कि ये एंगल मैंने 50 डिग्री ले लिया, 45 देता तो बहुत आसान हो जाता क्वेश्चन, ठीक है नहीं, तब तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली आ जाती, लेकिन 15 डिग्री लिया। तो अब ये देखिए आप इसमें, अब हमारा पर्पस क्या है, इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, ये PQ, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस PQ, अबाउट एन एक्सिस PQ पैरेलल टू प्लेन ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो प्लेन है उसके पैरेलल आपको दे रखा है। सबकी हमें क्या करना होगा, अब हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबकी फाइंड करनी होंगी, सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। मैं तो इसी में बना देता हूं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो इसमें देखो, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ये होगी, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ये होगी, ठीक है नहीं। ये एंगल आपका 45 नहीं होगा। ये देखो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है इस एक्सिस पे, यहाँ इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना है, 15 डिग्री, और ये 15 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये 15 हो गया, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 75 डिग्री होगा। तभी तो आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री बनेगा जाके, तभी ये परपेंडिकुलर होगा। अब ये वैसा नहीं होगा, ये 75 आपके पास हो गया, तो ठीक है, ये 75 आपके पास एंगल हो जाएगा। अब देखो, अब हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारी निकाल लेनी है। चलो वही देखो, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो देखो इस वाले ट्रायंगल में, तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी कितनी, ये a दे रखी है, ये 15 है, तो a sin 15, ये वैल्यू थोड़ी निकालने में, तुम्हें sin 15 की वैल्यू जानते हो, मैथ्स में पढ़ी तो होंगी। ये आ जाएगा, अगर मान लो इस वाले में देखें तो ये परपेंडिकुलर सामने का, तो a sin 15 आ जाएगा, ये a sin 15, sin 15 का मतलब कितना हो जाएगा, a sin 15, sin 15 की वैल्यू जानते हो नहीं सब लोग, sin 15 की वैल्यू जो होती है वो आप, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, sin इसको लिख सकता हूँ 45 - 30 करके लिख सकता हूँ, sin a - sin b, sin a - b वाला फार्मूला लगा दो, तो sin 45 sin a cos b माइनस cos a sin b, ऐसे लगा सकते हो, ठीक है नहीं। तो ये ऐसे लिख सकते हो 45 को 1/√2 लिख सकते हो, cos 30 को √3/2 लिख सकते हो, माइनस cos 45 1/√2, sin 30 1/2, तो ये √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो ये √3, चाहे डायरेक्ट याद रखो, कहीं कहीं जगह काम आएगी, √3 माइनस 1/2√2 आ गई, ये sin 15 की, ठीक है नहीं, sin 15 की आपके पास वैल्यू ये आ गई। इसी तरह से आप देखें, ये वाली डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आपको पता पूरा 90 डिग्री है, ये 15 है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना 75 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमें ये वाली डिस्टेंस होगी इसका, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है इसमें, ये 90 डिग्री इसमें, ये वाला 90 डिग्री था, तो इसके सामने का ये हाइपोटेनियस होगा,
तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a sin 75 हो जाएगी नहीं, a sin 75। अब 75 की वैल्यू निकालो तो ये 15 था। अब sin 75 की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, sin 45 प्लस 30 करके लिख सकता हूँ। यहाँ 45 माइनस 30 था 15 हो गया, तो ये 40 है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा खाली, ठीक है नहीं। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, √3 + 1/2√2। ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लग गई। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो इसकी निकाल लो। ये हमारा डायगोनल नहीं होगा, डायगोनल जो होगा वो आपके पास कौन सा होगा, डायगोनल तो हमारा 45 का एंगल सबटेंड कर रहा होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसकी नहीं, सॉरी ये एंगल नहीं, ये तो गलत बना दिया मैंने। ये एंगल जो होगा अगर मान लो इसको मिलाता हूं, ये तो 45 होगा, तो इसका मतलब ये 45 है, ये 15 है, तो ये 15 है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर इसमें नहीं हुआ। परपेंडिकुलर जो होगा वो आप क्या करेंगे, ये 15 डिग्री है, इस वाले हमें क्या करना है, इस एक्सिस से इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो ये एंगल तो आपको पता है, डायगोनल आप मिला देते हैं, ये तो 45 होता है, अरे स्क्वायर है ना 45, तो ये तो परपेंडिकुलर इसमें हुआ ही नहीं, ये 45 + 15 कितना 60 डिग्री हुआ। तो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ये 60 है और ये आपके पास क्या है 45, तो ये परपेंडिकुलर कहीं यहाँ कहीं आएगा, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। ये एंगल कितना आपके पास 90 डिग्री होगा, ठीक है नहीं। रूट हमने क्या किया, ये देखो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है, ये 45 का एंगल होगा। 45 + 15 ये इस एक्सिस के ये वाली लाइन परपेंडिकुलर कहाँ हुई, ये तो 60 डिग्री का एंगल हुआ। तो हमें क्या होगा, ये 60 होगा, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हमें अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर आएगा, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर यहाँ पर आएगा, तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकालनी पड़ेगी। तो इसमें देखो निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपके पास a है, ये a है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a√2। अब ये a√2 आपको पता लग गई, हमें चाहिए कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, तो ये चाहिए। तो अब आप देखेंगे, देखो 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, तो ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, a√2 sin, और ये आपके पास 60 डिग्री की आ गया, वही sin थीटा = आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और फिर वैल्यू निकालो तो ये आपके पास आ जाएगा sin 60 कितना, √3/2 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा a√2, और ये √3/2 क्या गया, √2 से √2 कैंसिल कर सकते हो, तो a√3 अपॉन आपके पास 2 क्या आ जाएगा। ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से पता लग गई। अब हमें सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लग गई, अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। मेन इस पे क्या है कि ये इस पे ज्योमेट्री है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, इतनी मुश्किल करते चले ज्योमेट्री बढ़ती चली जाएगी, और कुछ नहीं है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इसमें निकालो, तो जैसे इस वाले पार्टिकल की तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई, इस वाले पार्टिकल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं तो m × 0, इस वाले पार्टिकल का लिखते हैं, अभी यही वैल्यू लिख लेता हूं, a sin 75 इसका होल स्क्वायर, प्लस इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, m × परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, ये नहीं है परपेंडिकुलर इस पे, ठीक है नहीं, तो a√3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a sin 15 आ गया, तो m × आपके पास a sin 15 का होल स्क्वायर। तो देखो आप इसमें m × a² sin स्क्वायर 15, 75 की वैल्यू कितनी है, √3 + 1, अब ये कैलकुलेशन बस आ जाएगी 2√2 इसका होल स्क्वायर, और प्लस m × आपके पास ये आ जाएगा 3/2 m²। इसी तरह इसको सॉल्व कर दो, तो m × आपके पास a² और ये आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, इसमें बस आपको क्या करना था कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करनी थी। मेन आपका पर्पज ये है कि अगर मान लो, वैसे तो आसान क्वेश्चन होंगे, अगर अच्छे क्वेश्चन देखोगे तो उनमें क्या होगा, फिर ये आपको ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि देखो इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकता हूँ, इसकी परपेंडिकुलर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस वाले ट्रायंगल से मैं ये निकाल सकता हूँ। अब इसमें आप देख रहे हैं ये वाला परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि ये एंगल 45 होगा, ये 45 होगा, ये 45 है, ये 15 है, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री हुआ। इसका मतलब ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन में परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर हमें अलग से यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें होगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर मैं ये एंगल 45 ले लेता तो ये आसान हो जाता। चलो 45 का तुम लोग करके दिखाना सब लोग, ठीक है नहीं, इसमें इस वाली एक्सिस के अबाउट आप करके दिखाना।
ये हमने पी क्यू इस तरह से पी क्यू एक्सिस ले ली और ये 45 का एंगल ले ली। ये बहुत आसान हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना सब लोग, ठीक है। इसमें इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है। पार्टिकल के केस में ये होगा कि बस मोमेंट ऑफ रोटेशन एक्सिस से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो और देखो, अभी मैं इसको चलो और देखो, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अगर रेक्टेंगल ले लूं तो और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। ये रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ रखा है, एक पार्टिकल यहाँ रखा है, एक पार्टिकल यहाँ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने कितनी 2a ले ली और ये a ले ली, और ये आपके पास डायगोनल है कि रेक्टेंगल का केस है, ये डायगोनल है पी क्यू, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ फोर particles about an axis PQ के अबाउट आपको फाइंड करना है। ये डायगोनल है, ठीक है। नहीं, PQ क्या है, डायगोनल है, इसके अबाउट आपको निकालना है। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको, इनकी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 0 है, इन दोनों की आपको अलग अलग निकालनी पड़ेगी। बस यही है, ज्योमेट्री है इसमें, फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं। फिजिक्स तो वही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो उसमें आपकी ज्योमेट्री आएगी बस। अब देखो एक पार्टिकल यहाँ रखा है, एक ये रखा है, एक ये है, एक ये है, मास एम दे रखे हैं। इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखो निकालो इसमें तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया, इसका तो ये परपेंडिकुलर ये आएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर हमने इस पर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस हमारी कितनी a है और ये डिस्टेंस कितनी 2a है, ये भी आपके पास कितने 2a है, ये आपके पास a है, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब ये देखो हमें h1 ये हाइट निकालनी है। h मान लो जितनी हाइट ये होगी, वैसे तो हाइट ये सेम ही आएगी दोनों में, ठीक है। ये आपके पास हाइट निकल के आएगी। अब आप देखेंगे, देखो कि किसी ट्रायंगल का आप क्या करते हैं कि एरिया निकालते हैं, चाहे h1 h2 करके अलग अलग लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब वो बहुत सारे तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया ये आपका ट्रायंगल है, तो इसका एरिया निकालो। ये मान लो a और ये b है, तो हाफ बेस ये हो गया, बेस इनटू हाइट करके दिखा सकते हो। या यहां से आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो गई। आप और कहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो वो इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखो, हम देखो इसका दो तरीके से निकालेंगे। एक तो एरिया ये वाला ट्रायंगल, ये वाला हमें h1 h2 निकालना है। अब h1 h2 है और कैसे भी नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें और तो हमें कुछ ज्यादा दे ही नहीं रखा है। तो अब ये देखिए, आप इसमें इस वाले ट्रायंगल का आप एरिया निकालो। इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अब आप क्या करो, इसको देखो, इसको बेस ले लो, इसको हाइट ले लो, तो ये एरिया आ जाएगा हाफ बेस कितना हो गया 2a और इनटू हाइट कितनी होगी a, ठीक है। नहीं, अब देखो, अब इस हाइट को लेकर निकालो तो इसके लिए ये वाला बेस होगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, तो ये इसके लिए क्या हो गया, बेस हो गया। यहाँ तो ये आपके पास परपेंडिकुलर थे, तो आप देखो दूसरा आप इस तरह से निकालो, तो चाहे कैसे भी निकालो एरिया तो उतना ही रहेगा। तो हमने पहले तो इस वाली साइड को लेकर के ये परपेंडिकुलर, ये हमने बेस ले लिया और इसको परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। नहीं, तो इसको लेकर के हमने ट्रायंगल निकाल लिया। अब हम क्या करें, इसको लेकर निकालें, वो दोनों एरिया क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, ठीक है। नहीं, तो अब देखो इसके लिए बेस ये वाला होगा, तो ये डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो ये कितनी आएगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 4a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, दैट इज आपके पास a√5 आपके पास ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो इसका अगर एरिया ऐसे निकालें तो हाफ बेस कितना हो गया a√5 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट कितनी h1 होगी। a से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2a अपॉन आपके पास √5। ये देखो आपकी डिस्टेंस ऐसे निकल करके आएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। इसकी निकालो, इसकी वही आएगी, h1 h2 सेम निकल करके आएंगे। तो इससे आप निकाल सकते हो हाफ इसका बेस ये ले लो आप 2a इंटू हाइट, वही सेम निकल करके आएगी इस वाले ट्रायंगल। अगर इसमें हमने ये बेस ले लिया, इसको हाइट ले लिया, तो ऐसे निकाल लिया। अब हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, इसको हमने हाइट ले लिया तो इसके लिए बेस ये होगा, तो आप देखें हाफ बेस इंटू हाइट
ए रूट 5 और इंटू आपके पास किसके आ जाएगा H2 के, तो यहां से भी H2 इक्वल टू भी किसके आया 2a अपॉन रूट 5 के आ गया, ठीक है नहीं। अब वैसे आप कोई बच्चा ऐसे भी निकाल सकता था, क्योंकि आप देखें रेक्टेंगल का एरिया आप निकालो तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये वाला एरिया सिमेट्रिक है, तो ये हाइट क्या होगी सेम आएंगी। तो आप देख रहे हो इसका एरिया निकालो हाफ बेस इंटू हाइट करके, और इसका एरिया निकालो हाफ बेस इंटू हाइट करके, और दोनों का एरिया सम जो होगा वो क्या होगा रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा, उससे एच निकालो तब भी आपके पास वही आएगा निकल के। समझ में आया? ऐसे भी आप इसको निकाल सकते थे, और चाहे ट्रायंगल का, हम ट्रायंगल का एरिया कैसे भी निकाल सकते हैं। पहले हमने क्या किया, ये साइड हमें दे रखी तो इसका यूज करके हमने क्या कर दिया एरिया निकाल लिया हाफ बेस इंटू हाइट, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे, लेकिन हमने एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया है, तो आप देख रहे हैं इसके लिए तो ये बेस होगा, तो इस वाले का यूज करके हमने हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया तो वही आएगा, तो ये इक्वल रख करके हमने इस तरह से निकाल लिया। अब ये आपको H1 H2 पता लग गया, मेन आपका यही ज्योमेट्री है, उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते हैं सिस्टम का, इस वाले पार्टिकल का कितना होगा m इंटू आपके पास H2 का स्क्वायर प्लस m इंटू H1 का स्क्वायर और प्लस आपके पास m इंटू 0 और प्लस m इंटू 0, इन दोनों के लिए तो 0 हो जाएगा। अब H1 H2 तो हमारे सेम दे रखे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2m h² लिख देता हूँ। h की वैल्यू क्या है ये लिख दो आप, 2m इंटू h की वैल्यू कितनी है 2a अपॉन आपके पास रूट 5, और इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये 2 इंटू m इंटू 4a² अपॉन आपके पास 5 आ गया, तो 8/5 इंटू आपके पास m², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। तो आप देखें स्क्वायर का, स्क्वायर में तो आपको पता है कि डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, जबकि रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी नहीं आएंगी, इसमें परपेंडिकुलर तो आपको निकालना पड़ेगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा ज्योमेट्री में आपको जाना पड़ेगा, तो इस तरह से आप इसमें निकाल सकते हो। चाहे तो रेक्टेंगल का दो ट्रायंगल के एरिया का सम कर दो और इक्वल टू क्या करो रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल रख दो, वैसे निकाल सकते हो, या एक ट्रायंगल का एरिया लो, एक तो दो जो साइड गिवन है उस तरीके से एक एरिया निकाल लो, और एक H1 का यूज करके आप क्या करो इसका एरिया निकालो, दोनों एक इक्वल रख दो, आपके पास ये इस तरह से निकल करके आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये इस तरह से आप क्या करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और चाहे आप ऐसे करते जैसे इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, अब ये देखो वैसे हाइट ये दोनों क्या होंगी सेम होंगी, इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकालो तो हाफ बेस कितना आ गया ये वाला a√5 और इंटू हाइट h प्लस हाफ बेस इंटू हाइट a√5 इंटू पास h, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम जो होगा वो रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा, a इंटू पास किसके आ जाएगा 2a के। सॉल्व कर दो आप इसमें, हाफ और हाफ कितना हो गया 1, तो a√5 इंटू h इक्वल टू पास 2a², a से कैंसिल हो गया तो h इक्वल टू किसका आ जाएगा 2a अपॉन आपके पास √5 आ गया, वही निकल करके आ गया। चाहे रेक्टेंगल का यूज करके आप निकाल सकते थे। अच्छा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस मेन आपका पर्पज क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है रोटेशन एक्सिस से। अब एक देखो 3D वाला क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, क्यूब वाला चलो देखो एक 3D में क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, मैं लगभग हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा, थोड़ा तुम्हें समझ आ जाएगा ढंग से, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं तो वो बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकता है। मैं शीट भेज दूंगा, शायद सर्कुलर मोशन की शीट भेजी थी, नहीं बताना सब लोग, नहीं तो फिर मैं भेज दूंगा, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है मैंने भेजी या नहीं। अच्छा अब देखिए आप इसमें
एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है m मास का, एक यहाँ m, एक यहाँ m, एक यहाँ m, एक ये m। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 पार्टिकल्स आपके पास आ जाएंगे। और एक ये क्यूब है, सबकी साइड आपको ये दे रखी है, क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है। अब देखो हमें इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है। ये आपके पास एक पी क्यू एक्सिस दे रखी है, तो देखिए फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब about an axis PQ। PQ के अबाउट में क्या करना है? इसका निकालना, बस आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। अब ये थोड़ा सा ऐसे समझ नहीं आएगा, आप इसको समझाओ कैसे। आप अपना रूम समझ लेना क्यूब की तरह, और उसमें 4 कॉर्नर दिखा दिए। अब 2 कॉर्नर से तो आप देख रहे हैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन पास करवा देते हैं। मान लो मैंने ये ले लिया, तो इससे आपने पास करवा दिया स्ट्रेट लाइन। अब और कॉर्नर्स की आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है नहीं? तो वो थोड़ा सा आपको मैं देखो समझाता हूं। इसमें सपोज कर लो हमने कह दिया क्यूब है, अब इसमें 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल रखे हुए हैं। अब आप देख रहे हैं 2 कॉर्नर ऐसे हैं जिनसे क्या है कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, इसके अबाउट आपको निकालना है। तो ये सपोज कर लो हमने कह दिया एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे निकालना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि देखो ये एक्सिस हमारी दे रखी है, तो इन दोनों पॉइंट से तो एक्सिस पास ही हो रही, तो इनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, परपेंडिकुलर 0 होगी। इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? ये एक्सिस से परपेंडिकुलर ए हो जाएगी, इस वाले पार्टिकल की भी ए हो गई, ठीक है नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि देखो ये एक्सिस है, इस वाले पार्टिकल की अगर दिखाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी आएगी, ऐसे समझो यहाँ पर ये हमारी एक्सिस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी इस वाले पार्टिकल देखेंगे तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये जो डायगोनल होगा, समझ में आया नहीं? ये डायगोनल जो होगा वो आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है। इसी तरह से इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, तो इसकी हमें पता लग गई ए, इसकी हमें पता लग गई ए, इस वाले की डिस्टेंस कितनी होगी? ये ए है, ये ए है, तो ये a√2 हो गई, समझ में आया? ठीक है नहीं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इधर वाले पार्टिकल्स का हो जाएगा, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये 2 पार्टिकल की तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a और a हो गई, और ये तीसरे वाले की आप देख रहे हैं कितनी हो गई? a√2। इसी तरह से इधर वाले साइड में आप देखेंगे इन दोनों की, इस वाले पार्टिकल की यहां से डिस्टेंस a हो गई, ठीक है, इस वाले की ये डिस्टेंस कितनी a हो जाएगी, और आप देख रहे हैं इसकी कितनी a√2 होगी। तो आप देख रहे हैं 2 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a√2 है, और एक इसकी a है, इसकी a है, इसकी 4 पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी a है, और 2 की तो डिस्टेंस कितनी आपको 0 दे रखी है। तो वो आपको थोड़ा सा 3D में ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 पार्टिकल क्या होगा, एक टाइप से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी a√2 होगी। तो अगर आप सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, आई सिस्टम का आप निकालेंगे तो उस कंडीशन, क्योंकि आप देख रहे हैं क्यूब ये ऐसे आएगा ना ऊपर, ये आप देख रहे हैं ये तो पार्टिकल ऐसे आपके पास ये इस तरह से आ रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इसमें। अभी मैंने समझा दिया। तो आई सिस्टम का आप निकालते हैं तो आप देख रहे हैं एक पार्टिकल की डिस्टेंस 0, दूसरे की आपके पास 0, तीसरे एक पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी ma²। आप इसको थोड़ा सा रूम को अपना दिमाग में लेकर के और फिर सभी कॉर्नर की डिस्टेंस निकालना, तब आपको समझ आएगा ढंग से। प्लस आपके पास 4 पार्टिकल की डिस्टेंस a² हो जाएगी, ma² 4 की, और 2 पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी a√2 हो जाएगी, m इंटू a√2 का होल स्क्वायर और प्लस m इंटू a√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ जाएगा। ma² 4ma², तो ये आ गया, और ये कितना जाएगा 2ma², 2ma², 4ma² ये आ गया, यानी आंसर कितना होगा 8ma²। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का निकल करके आ गया। ये दिमाग में आप देखना है ऐसे करके, क्योंकि क्यूब है तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। 4 पार्टिकल हैं जिनकी डिस्टेंस कितनी होगी, इधर वाले देखो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो इस वाले पार्टिकल की डिस्टेंस ये हो गई, इस वाले पार्टिकल की डिस्टेंस ये हो गई, इस वाले की ये डिस्टेंस कितनी, ये a है, ये a है, तो ये a√2 हो गई इस वाले की। इसी तरह से यानी इधर आप देख रहे हैं, इधर जो 4 पार्टिकल दे रहे हैं, एक की 0 है, एक की a है, एक की a है, दूसरे की a√2। इसी तरह से इधर 4 होंगे, एक की 0 होगी, एक की a, दूसरे के और दूसरे के a√2, ठीक है नहीं। और टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस तरह से इसमें फाइंड कर सकते हो।
तो पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बस मेन क्या है कि मास ऑफ द पार्टिकल और स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस आपको निकालनी है, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होनी चाहिए, वो आपको ज्योमेट्री से पता लग जाएगा, क्वेश्चन आपके